हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं और उसको मेज़र करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? Whenever a current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences a torque. जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल पर टॉर्क लगेगा और हमारी कॉइल रोटेट करने लगेगी। इसी प्रिंसिपल का हमने इस आर्टिकल में यूज़ करना है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। कॉइल का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपको यही मिलेगा। आप यही देखेंगे कि कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का ही रहेगा। अब मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, ये दो मैग्नेट हैं। अगर ये दोनों मैग्नेट्स इस शेप के हैं तो आपको कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? आपको स्ट्रेट लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी और आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और इस साउथ पोल पर एंड हो जाएंगी। इस आर्टिकल में हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स यूज़ करते हैं और इन्हीं सिलेंड्रिकल मैग्नेट से हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये जो पूरी प्रोसेस है अब हम इसको समझते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स आपको कैसे मिलेंगे या आप कैसे बना सकते हैं? आप क्या करें, आप एक सॉलिड लीजिए। ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड के अंदर आप इस सिलेंडर को बोर कर दीजिए। सॉलिड के अंदर इस सिलेंडर को बोर कर दीजिए। जब हम इसको बोर करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। मैंने क्या किया है, इस सॉलिड के अंदर ये सिलेंडर को बोर कर दिया है। ये सिलेंडर को सिर्फ मैंने टॉप व्यू में दिखाया है। सिलेंडर को बोर कर दिया। अब आप क्या करें, इसको बीच में से काट दें। बीच में से जब आप इसको काट देंगे तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। इसके जो दो पार्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे ये जो दो पार्ट्स बने हैं। अब क्या करना है, आपने इस पार्ट के साथ आप एक मैग्नेट लगा दीजिए और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके साथ अटैच कर दीजिए। ये जो पार्ट है इस पार्ट के साथ भी आप मैग्नेट लगा दीजिए और उस मैग्नेट का साउथ पोल इस पार्ट के साथ अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स मिल जाएंगे। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स का आपके पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। अब अगर इस सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर को रख दूं तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी होंगी, अब हमें वो समझना है। इन दोनों सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर को रख दिया है। एक्चुअली में ये आयरन कोर को इसके बहुत ज़्यादा क्लोज रखा जाता है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया है। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने रखा है, आयरन जो होता है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अब इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो किस तरफ जाएंगी, उनकी क्या डायरेक्शन होगी? इसकी ये फर्स्ट लाइन मान लीजिए यहाँ से निकली है। ये फर्स्ट लाइन जो यहाँ से जाएगी ये इस सॉफ्ट आयरन कोर में से गई और ऐसे सीधी चली गई। दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखाई दे रही है ये ऐसे जाती हुई इस डायरेक्शन में चली गई। तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इस डायरेक्शन में ऐसे चली गई। फोर्थ वाली ये इस डायरेक्शन में ऐसे और फिफ्थ वाली इस डायरेक्शन में ऐसे। अब ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी और मैंने ये बता भी दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही हैं, साउथ पर जाकर एंड हो रही हैं, साउथ पोल पर एंड हो रही हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये दिखाया है कि इसमें से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। मगर ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। एक्चुअली में इसका व्यू कैसा होता है या एक्चुअली में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं वो इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे गई, फर्स्ट लाइन जो ऐसे गई वो सीधी चली गई। दूसरी लाइन जो यहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो ओरिजिनेट यहाँ से होती हुई ऐसे चली गई। तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से गई है।
चौथी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, पांचवी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी और हमें ऐसे जाती हुई दिखाई देती हैं। हमें लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इस सेंटर में से आ रही हैं। एक्चुअली में डायग्राम ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उसकी कैसी डायरेक्शन होगी। इसके बाद आगे समझिए, हमने जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिया है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आप आगे जानेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने जो सॉफ्ट आयरन कोर लिया है वो हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। यहाँ पर जो मैंने ये सॉफ्ट आयरन कोर दिखाया था, मैंने ये इसका टॉप व्यू में दिखाया था। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने इसके ऊपर एक मेटेलिक फ्रेम को इसके ऊपर चढ़ा दिया है और ये एक मेटेलिक फ्रेम है, इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया और इस मेटेलिक फ्रेम के ऊपर हमने कॉइल को वाउंड किया है। कॉइल किसकी है, कॉपर की, कॉपर की कॉइल है, उसको वाउंड किया है। बहुत सारी उसके ऊपर टर्न्स हैं, इसको वाउंड कर दिया गया है। अब वाउंड करने के बाद अब जो टॉप व्यू होगा वो टॉप व्यू कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके टॉप व्यू में ये मैंने क्या दिखाया है, जो मैंने कॉइल वाउंड की है ये मैंने कॉइल को दिखाया है। उसके ऊपर जो कॉपर की वायर वाउंड की है, ये कॉपर के वायर को मैंने दिखाया है। ये साइड में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बीच में यहाँ जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई थी उनको मैंने रब कर दिया है। और अब मैं क्या दिखा रही हूँ कि सिलेंडर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो कॉपर की कॉइल को मैंने वाउंड किया है उसको मैंने दिखाया है। अब जो ये कॉपर की कॉइल है, इस कॉइल का नॉर्मल कहाँ होगा, कॉइल का नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कौन सी हम कंसीडर करेंगे, हम ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। अब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी वजह से हमारी कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब मान लीजिए कि कॉइल जो है वो रोटेट कर गई है और कॉइल जब रोटेट की तो जो कॉपर की वायर है वो यहाँ आ चुकी है। कॉपर के वायर है, ये कॉइल है, ये अब इस डायरेक्शन में आ गई है। कैसे इस डायरेक्शन में आई, कॉइल थी, रेक्टेंगुलर कॉइल है, शुरू में तो वो इस डायरेक्शन में थी, मगर अब जब वो रोटेट करेगी तो जो कॉइल है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये सिर्फ आप टॉप व्यू के बारे में सोचें। अब इस केस में कॉइल का नॉर्मल कहाँ है, कॉइल का नॉर्मल है इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप इस वक्त कौन सी कंसीडर करेंगे, अब आप ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन होगी। तो अब कितना एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं, अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से हमारी कॉइल जो है वो रोटेट कर जाएगी, रोटेट करेगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो चुकी है, हमारी जो कॉइल है उसके ऊपर जो कॉपर वायर वाउंड की हुई है हमने, तो ये जो कॉपर की वायर है उसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब कॉइल ऐसी हो चुकी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी कंसीडर करोगे, अब आप ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर करोगे। कॉइल जब तीसरी बार फिर से रोटेट हुई तब हमारी जो कॉइल है ये वो कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हम ये वाली कंसीडर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और इस कॉइल का जो नॉर्मल होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो अब इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब आप ये समझ गए होंगे कि हर सिचुएशन में ही कॉइल रोटेट कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। हर सिचुएशन में ही कॉइल का जो नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। सेकेंड टर्म है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर में करंट पास करोगे तो जैसे ही करंट पास होगा उसी समय ही नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी और हम रीडिंग को नोट कर पाएंगे। जैसे ही आपने करंट को स्विच ऑफ कर दिया, नीडल उसी समय अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी।
थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन फाइबर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन में हमने एक सस्पेंशन फाइबर को यूज़ किया है जिसके थ्रू हमने कॉइल को सस्पेंड किया है। तो इस सस्पेंशन फाइबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इट शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेकिंग अंडर टेंशन। अगर वायर में खिंचाव आता है या वायर टेंस्ड होती है तो वो आसानी से ना टूटे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी उस वायर के अंदर होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट है इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लो। आपने गैल्वेनोमीटर परचेज़ किया, आपकी लैब में रखा हुआ है, गर्मी में भी आप उसको यूज़ करोगे, सर्दी में भी यूज़ करोगे। गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर के साथ उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल। फोर्थ पॉइंट है इट्स रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट शुड बी स्मॉल। यूनिट ट्विस्ट के साथ जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इट शुड बी रस्टलेस विद टाइम। ये जो सस्पेंशन फाइबर है इसको रस्ट नहीं लगना चाहिए। अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। हमने यहाँ पर एक PQRS1 कॉइल ली है। ये जो कॉइल है वो कॉपर वायर की बनी हुई है। बहुत सारे टर्न्स हैं, N टर्न्स हैं इसमें। ये जो कॉइल है इसको हमने टॉर्शन हेड से सस्पेंड किया है। टॉर्शन हेड्स के थ्रू ये ट्विस्ट कर सकेगी। जब हम करंट पास करेंगे तब हमारी जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो ये ट्विस्ट करेगी। ये जो सस्पेंशन फाइबर है, सस्पेंशन फाइबर किस चीज़ की बनी हुई है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप की बनी हुई है। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और टिन। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है तो इसमें क्या क्या है? कॉपर और टिन है विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। ये जो कॉइल है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो मैग्नेट्स हैं हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। ये कॉइल को एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। ये क्या है? ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, L इज़ ए सॉफ्ट आयरन कोर। इसे इस तरीके से रखा हुआ है ताकि जब ये कॉइल रोटेट करे तो ये सॉफ्ट आयरन कोर को टच ना करे। कॉइल जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है। इस कॉइल को हमने मेटेलिक फ्रेम के ऊपर बाउंड किया हुआ है। ये जो मेटेलिक फ्रेम है ये ब्रास का बना हुआ है। ब्रास किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। T1 और T2 जो हैं ये दो टर्मिनल्स हैं। गैल्वेनोमीटर को जब सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। करंट जो होगा इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के थ्रू गैल्वेनोमीटर में आएगा। ये क्या है? ये S' जो है, S' एक हेयर स्प्रिंग है। ये हेयर स्प्रिंग जो है ये फॉस्फोरस ब्रोंज का बना हुआ है। ये हेयर स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग है। इसे आगे T2 टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर को जब हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट पास होगा। जब इसमें करंट पास होगा तो कॉइल के अंदर करंट जाएगा। कॉइल के अंदर करंट जाएगा तो हमने तो इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो हमारी कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। इस पर टॉर्क लगेगा। इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो कैसा टॉर्क लग रहा है? एक फिक्स्ड टॉर्क लग रहा है। मान लीजिए कि वो 100 टॉर्क लग रहा है। इस 100 टॉर्क की वजह से ये जो हेयर स्प्रिंग है ये धीरे धीरे टाइट होगा और ये एक काउंटर टॉर्क बनाएगा, एक एंटी टॉर्क बनाएगा। मान लीजिए कि इसने स्टार्टिंग में कितना टॉर्क बनाया? 10 टॉर्क बनाया। फिर धीरे धीरे इसका टॉर्क बढ़ता जा रहा है, 20 बना, 60 बना। धीरे धीरे ये जो काउंटर टॉर्क है वो 100 हो गया। जो फिक्स्ड टॉर्क था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, वो भी 100 है और जो काउंटर टॉर्क बना है वो भी 100 हो चुका है। तब हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। उस वक्त जो निडल है वो रुक जाएगी, निडल आगे नहीं जाएगी और हम रीडिंग्स को नोट कर पाएंगे, हम थीटा को नोट कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। PQ जो है ये साइड कितनी है? L है। S1R कितनी है? L। QR कितना है? B।
S1P कितना है B। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी हो जाएगा। ये जो एरिया है वो ईच टर्न का एरिया है। अब हम टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, उस पर टॉर्क लगेगा। लास्ट आर्टिकल में मैंने समझाया था कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो कितना आया था, NIBA कोस थीटा या फिर NIBA साइन अल्फ़ा। यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, टॉर्क का फॉर्मूला है NIBA साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है किसके बीच का एंगल है, अल्फ़ा एंगल है कॉइल के साथ जो नॉर्मल है, नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के ऊपर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, अल्फ़ा है। यहाँ पर अल्फ़ा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा वो 90 डिग्री होगा। हमारी जो कॉइल है वो कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगी। कॉइल का जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अल्फ़ा 90 डिग्री, साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NIBA। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा है। अब थीटा क्या है, थीटा है ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड। कितना ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, थीटा। जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है उसमें जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना ट्विस्ट है, थीटा ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। के हमने कैसे डिफाइन किया है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यूनिट ट्विस्ट की वजह से जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, के। यूनिट ट्विस्ट की वजह से मतलब मान लीजिए 1 डिग्री ट्विस्ट की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, के। और यहाँ पर ट्विस्ट है कितना, थीटा। तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के थीटा के इक्वल। अब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तब क्या होगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो इक्वल हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, NIBA। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है, के थीटा। इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तब हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K/NBA थीटा। K/NBA जो है ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसे हम G से डिनोट करेंगे। G हमारा क्या कहलाएगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G एक कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो I जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा थीटा प्रोड्यूस होगा। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर 2 टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है करंट सेंसिटिविटी, सेकंड है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट करंट फ्लो कर रहा है उस वक्त कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगी, करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी। करंट सेंसिटिविटी जो होगी इसका सिंबल होगा IS। इसे आप यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए टोटल करंट कितना है I, उस वक्त डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है थीटा, तो यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, थीटा डिवाइडेड बाई I। तो IS किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई I। I को कितना पुट कर सकते हैं, I को पुट कर सकते हैं K थीटा डिवाइडेड बाई NBA। अब थीटा से थीटा कैंसिल, IS किसके इक्वल आ जाएगा, NBA डिवाइडेड बाई K। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, रेडियन पर एम्पियर और डिवीजन पर एम्पियर। नेक्स्ट टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब आप यूनिट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उस वक्त कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी। सिंबल क्या यूज करोगे, VS। यूनिटरी मेथड से देखते हैं, मान लीजिए टोटल वोल्टेज कितनी है V, उस वक्त डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ थीटा। अगर यूनिट वोल्टेज होगी तब कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, थीटा डिवाइडेड बाई V। तो VS को हम कितना लिख सकते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई V। V को कितना पुट किया जा सकता है, IR। R क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। I को कितना पुट करोगे, I को पुट करेंगे K थीटा डिवाइडेड बाई NBA। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, IS जो है वो किसके इक्वल था, NBA डिवाइडेड बाई K। तो NBA डिवाइडेड बाई K, इसके जगह आप क्या लिखोगे, IS
तो VS और IS इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया, VS इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बाई R। इसकी यूनिट्स क्या होंगी, रेडियन पर वोल्ट और डिवीजन पर वोल्ट। Conditions for sensitive galvanometer. A galvanometer is said to be very sensitive if it shows large deflection even when a small current is passed through it. गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट पास करने पर हमें लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव है। अब हम थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। ये थीटा क्या है, ये थीटा हमें डिफ्लेक्शन ही बताएगा। थीटा किसके इक्वल है, NBA डिवाइडेड बाई KI। आई की तो कोई गिवन वैल्यू है, एक स्मॉल वैल्यू है। अब इस स्मॉल वैल्यू के लिए हमारा जो थीटा है वो लार्ज कैसे हो सकता है, अगर n लार्ज होगा तो थीटा लार्ज होगा, फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा। अगर n लार्ज है तो थीटा लार्ज, b लार्ज होगा तब थीटा लार्ज होगा, a लार्ज होगा तब भी थीटा लार्ज होगा, k स्मॉल होगा तब हमारा थीटा लार्ज होगा। ये 4 पॉइंट्स हैं। आइए अब इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, n कैसा होना चाहिए, लार्ज। n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने नंबर ऑफ टर्न्स ली हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हम बढ़ा सकते। अगर हम कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, और दूसरा गैल्वेनोमीटर हमारा बल्की हो जाएगा। अगर वो बल्की हो जाएगा तो इस केस में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है B इज़ लार्ज। मैग्नेटिक फील्ड को आप लार्ज कैसे बना सकते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट का यूज़ करके। आप स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ कीजिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लार्ज मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा तो उससे थीटा लार्ज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है A इज़ लार्ज। अगर एरिया लार्ज हो जाएगा, एरिया अगर लार्ज हो जाएगा तो उससे हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो बल्की हो जाएगा। बल्की हो जाएगा तो उसे मैनेज करने में हमें दिक्कत होगी, इसीलिए एरिया को हम बढ़ा तो सकते हैं, लार्ज हम कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। फोर्थ पॉइंट है K इज़ स्मॉल। अगर K स्मॉल होगा तो उस वक्त थीटा कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। K जो है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के लिए स्मॉल होता है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने जो सस्पेंशन फाइबर यूज़ की है वो हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की यूज़ की है। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेज़र वेरी स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है ताकि इससे हम बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट भी कर सकें और उसको मेज़र भी कर सकें। सेकंड पॉइंट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। गैल्वेनोमीटर को आप एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए तो अब हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।